मुसलमानों की मुखालफत की राजनीति रही है। मुझे नीतीश कुमार से एक पैसे की उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार वक्फ बिल के मामले में मुसलमानों के स्टैंड के साथ खड़े होंगे। अगर हम जा रहे हैं कोर्ट, इसका मतलब है कि संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से हम विरोध कर रहे हैं। सरकार चलाने के जो तौर तरीके रहे उनके, उसमें भी मुसलमानों का साथ उन्होंने नहीं दिया है कभी। जो मुसलमानों के स्टैंड के खिलाफ जाकर वोट देता है, भाजपा सरकार की तरफ वोट देता है, तो उस वक्त तो अमित शाह भी सर खुजा रहे होंगे कि इतने फायदे तो मुझे भी नहीं पता थे। नीतीश कुमार खुद डगमगाए हुए हैं। अभी उनकी कुर्सी तो अब जाने वाली है। वो अभी इस हालत में नहीं है कि सरकार चला पाए, ना उनको कोई फैसला लेने की अभी समझ है। सत्ता के सिंहासन पर बने रहने को सियासी समझ जरूरी है। मजहब चाहे कुछ भी हो, सिर पर टोपी जरूरी है। टोपी लगाना आजकल जरूरी हो गया है क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। खैर, बात की शुरुआत करें उससे पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के युवा नेता आइन अहमद साहब हैं। वक्फ संशोधन बिल पे बात करेंगे क्योंकि दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद एक राज्य में एक्शन शुरू हो जाता है तो दूसरी तरफ रिएक्शन शुरू होता है। और एक्शन और रिएक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन लेने की बात करने लगते हैं और वक्फ की संपत्तियों को चिन्हित करने का आदेश दे देते हैं। वहीं बिहार का सियासी पराहाई हो जाता है, जदयू में उठापटक शुरू होते हैं, ताबड़तोड़ इस्तीफे पे इस्तीफा शुरू हो जाता है और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाती है। वहीं साथ साथ चिराग पासवान की भी मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का जो सियासी सफर है या सत्ता का सिंहासन है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमता फिरता है। खैर, अब उसका असर क्या होगा? क्या उससे आरजेडी को फायदा होने वाला है या नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उनके पास ही मौजूद रहेगा इस वक्त संशोधन बिल के बाद भी? आइन साहब, पहला सवाल यही है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास होते ही बिहार में एक सियासी भूचाल आ गया है। कोई कह रहा है कि नीतीश की कुर्सी डगमगा गई, कोई कह रहा है कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। तो क्या इसके बाद मुसलमानों पे इसका असर पड़ेगा, सियासत पे इसका असर देखने को मिलेगा बिहार में? देखिए, दो चार बात है। एक तो आपने कहा कि नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगा गई। नीतीश कुमार खुद डगमगाए हुए हैं। अभी उनकी कुर्सी तो अब जाने वाली है। उनकी कुर्सी जनता खींच कर फेंकने वाली है। वो अभी इस हालत में नहीं है कि सरकार चला पाए, ना उनको कोई फैसला लेने की अभी समझ मुझे लग रहा है कि उस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई फैसला ले पाए। और ये जग जाहिर हो चुका है कि नीतीश कुमार इस वक्त फिट नहीं है उस कुर्सी के लिए। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि जहां तक नीतीश कुमार की राजनीति, जनता दल यूनाइटेड की राजनीति की बात है, मैं तो ये समझता हूं कि नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से मुसलमानों की मुखालफत की राजनीति रही है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से शुगर कोट करके, मुसलमानों को वरगला के भरमा करके मुसलमानों का थोड़ा बहुत वोट लिया है। आखिर ये समझने की बात है कि मुझसे अगर पूछिएगा, मुझे नीतीश कुमार से एक पैसे की उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार वक्फ बिल के मामले में मुसलमानों के स्टैंड के साथ खड़े होंगे। क्यों? आज तक कभी कोई ऐसा मामला आया हो? आप ये देखें, सीए के मामले पे नीतीश कुमार किधर थे? आप ये देखिए कि बाकी सारे मामला पे लगातार जो व्यक्ति भाजपा के संरक्षण में सरकार चला रहा हो, हम उससे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा हो? नीतीश कुमार को एक सेकुलर नेता की छवि नहीं, के तौर नहीं, पे, नहीं, मुसलमानों के मसीहा के तौर पे नहीं। नीतीश कुमार का वो मीडिया मैनेजमेंट, इमेज मैनेजमेंट रहा है और उस मीडिया मैनेजमेंट और इमेज मैनेजमेंट के तहत उन्होंने अपने चेहरे पे वो पर्दा डलवा रखा था। आज पूरी तरह नंगे हो गए। सीए के टाइम भी नंगे हो गए थे, फिर भी मुसलमानों का एक सेक्शन जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जो नेता दो चार उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको जबरदस्ती ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये मुसलमानों के मसीहा है। बिल्कुल नहीं। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने सारे काम किए हैं। सीए का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे, सरकार चलाने के जो तौर तरीके रहे उनके, उसमें भी मुसलमानों का साथ उन्होंने नहीं दिया है कभी। तो ऐसे में
मुसलमानों को तोड़ने का काम किया उन्होंने ज्यादातर, सच्चाई तो ये है। तो उसमें नीतीश कुमार से मुझे अगर आप पूछिएगा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी। अब जिन लोगों को उम्मीद थी उनके सामने भी वो नंगे हो चुके हैं। अच्छा, ये जो वक्फ संशोधन बिल जैसे पास होता है, लगभग 7 से 8 जदयू के नेता इस्तीफा दे दिए हैं और कई अभी नेता तो खैर बने हुए हैं। तो इससे क्या मुस्लिम वोट बैंक है, जो कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पाले में है, अब तेजस्वी की तरफ वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कुछ बस ऐसे? देखिए, ऐसा है कि मुसलमान पूरी मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग वरगला के भरमाकर जिन लोगों को एक झूठी तस्वीर मीडिया के थ्रू और इमेज मैनेजमेंट के थ्रू दिखाकर नीतीश कुमार जिन लोगों का वोट लेने में कामयाब हो जाते थे, अब उनके आंखों पर से भी पर्दा गिर चुका है। आप खुद कह रहे हैं कि वहां हड़कंप मच गया है, वहां से लोग भाग रहे हैं, उस पार्टी में लोग रहना नहीं चाह रहे हैं, मुसलमान नाम के जितने भी लोग हैं। तो ऐसे में नेता, जनता और वोट तीनों जदयू से खिसक रही है। जनता दल यूनाइटेड सेकुलर पार्टी के आप तौर लोग पे, भरमा रहे हैं शायद मुसलमानों को। हम क्यों भरमाएंगे? अच्छा, इसमें भरमाने की क्या बात है? वक्फ बोर्ड का बिल आया, आम मुसलमान और आम मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस इसके खिलाफ, राजनीतिक दलों के रूप में संसद में जिनको वोट करना था उसमें कुछ लोग इसके सपोर्ट में, कुछ लोग इसके खिलाफ में। तो जो मुसलमानों के सपोर्ट में खड़ा है वही मुसलमानों का हक है ना। जो मुसलमानों के स्टैंड के खिलाफ जाकर वोट देता है, भाजपा सरकार की तरफ वोट देता है, उसको आप फिर क्या कहेंगे? मुसलमानों के हक की बात आप करें तो हक मारा कहाँ जा रहा है? हक तो कई जगह मारा जा रहा है ना। आप ये तो वक्फ संशोधन हुआ है, ये पूरा अमेंडमेंट, ये संशोधन इसीलिए है, कोशिश इस बात की है कि जो जितना हो सके अधिकारों का, जो वक्फ बोर्ड के अधिकार थे उसको स्क्वीज किया जाए, उसको सरकारी हाथों में दिया जाए। आप ये बताइए, डीएम को आप उसका हिस्सा बना रहे हैं। आप ये बताएं, जब कभी कोई मामला होगा तो डीएम तो खुद पार्टी बन गए। जब वो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के अंदर होंगे तो वो तो पार्टी बन गए ना। तो कहां जाएगा इसका निवारण होने जब वो खुद पार्टी बन जाएंगे? तो पहली कमी तो ये। दूसरी कमियां अलग चीज है। एक सियासत अगर देखा जाए तो बिहार की सियासत की हम बात करें तो बिहार की सियासत में आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया, बिल्कुल किया, छला है उनको। लेकिन नीतीश कुमार के कई ऐसे नेता हैं, मुस्लिम नेता, जो आज भी कह रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ हैं और उनको बरगलाइए मत, आप गलत चीजों को पेश मत कीजिए। एक भी ऐसा मुसलमान नेता जनता दल यूनाइटेड का आकर के बता दे कि वक्फ बोर्ड का जो बिल था वो था क्या और उसके फायदे क्या है। एक भी नेता नहीं खड़ा होकर बताने को तैयार है। खालिद अनवर साहब बता रहे क्या हैं, बताए? जमा खान बता रहे हैं। पूछिए ना क्या बताए हैं। जमा खान भी गोल गोल घुमा रहे थे। वो एक्चुअल फायदा तो बताए, क्या फायदा है वक्फ संशोधन बिल के आने से? सीधा सवाल पूछता हूं मैं जमा खान से, खालिद अनवर से, बाकी लोगों से। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भाग खड़े हुए सवालों पे। भाई क्यों नहीं सवालों का जवाब दिया पत्रकारों का? उन्होंने प्रोजेक्टेड लोग को भेज देते हैं। प्रोजेक्टेड क्या? पत्रकार सारे प्रोजेक्टेड हैं। हमसे सवाल, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप प्रोजेक्टेड तो नहीं है ना। तो उनसे सवाल पूछा गया तो वो प्रोजेक्टेड कैसे हो गए? आप एक तरफा सवाल करने नहीं, वही उनसे तो बहुत सीधा सवाल किया गया था वहां पे, जिस पत्रकार ने भी किया था, सीधा सवाल किया था। आप हमसे पूछ रहे हैं वक्फ बोर्ड का नुकसान क्या है, उनसे पूछा गया फायदा बता दीजिए, वो फायदा नहीं बता पाए। उनसे पूछा गया कि कौन सा संशोधन आपके सपोर्ट में हुआ है, आपके कहने से हुआ है, और क्या आप उनके सारे संशोधनों को मानते हैं, नहीं बता पाए, भाग के। आप ये देखिए कि पूरा का पूरा वक्फ संशोधन बिल जो आया, भाई मुसलमानों की अपनी आशंकाएं थी, मुसलमानों को अपने एक रिजर्वेशंस थे उन संशोधनों पे। आपने मुसलमानों का हक सुने बिना पार्लियामेंट में आप भाषण सुनेंगे तो मुझे तो लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह जब भाषण दे रहे थे तो उस वक्त तो अमित शाह भी सर खुजा रहे होंगे कि इतने फायदे तो मुझे भी नहीं पता थे। वो इस तरह से मौलाना आगे बिल्कुल आगे बढ़ रहे थे, ये ललन सिंह जी, कि बिल्कुल उनको लग रहा था कि जो किरण रिजिजू को भी या अमित शाह को भी जो नहीं पता होगा जो फायदा, वो ललन सिंह गिना रहे थे। तो आप ये समझिए कि जनता दल यूनाइटेड
कुर्सी से चिपकने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, मंत्री पद को बरकरार रखने के लिए सब कुछ बेच देने वाली पार्टी है नीतीश कुमार और उनके सारे नेता, वो यही कर रहे हैं। इसका असर 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें दिखेगा। देखिए, हम लोग चुनावों के लिए कोई बात नहीं कहते हैं, तो हम कह तो रहे हैं मुद्दों ना पे कि कहते हैं। आप सियासी दाव खेल रहे हैं। सियासी दाव है ही। देखिए, सियासी दाव का मामला नहीं है। यहां पे चूंकि पार्टियों को वोट देना था पार्लियामेंट में, तो सियासत यहां से पता लगती है कि पार्टी का स्टैंड क्या है। हम ये चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पे जब नाइंसाफी होती है तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इंसाफ के साथ खड़ी होती है, हमारे नेता इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव में जनता फैसला करती है कि जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसमें हमारे हकूक के लिए कौन लड़ा, हमारे लिए सड़क से सदन तक कौन खड़ा रहा, और कौन हमारे जमीर को, कौन हमारे सपोर्ट को, कौन हमारे जो वोट को कौन बेच रहा है, इसका फैसला जनता खुद करेगी। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि सड़क से संसद तक लड़ाई तो हो ही गई, बिल्कुल। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये लड़ाई को आप लोग क्या बस चुनाव तक महदूद रखेंगे या फिर लड़ाई जारी रहेगी? एक चीज उन्होंने और कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस बिल को हम कूड़े में डाल देंगे। लेकिन सम्राट चौधरी कर रहे हैं सरकार तो बन नहीं रही आपकी, आप मुंगेरी लाल के टाइप सपने। अब सम्राट चौधरी तो पगड़ी भी नहीं खोलना चाह रहे थे, सम्राट चौधरी की पगड़ी भी खुल गई। तो सम्राट चौधरी की बातों को छोड़िए, बात यहाँ पे बड़ी गंभीरता के विषय की जब बातें हो तो सम्राट चौधरी या इस तरह के नेता की बात ही नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना यह है, हमारी पार्टी के नेता ने बड़ा साफ किया है, हमारी पार्टी कोर्ट जा रही है इस फैसले के खिलाफ। राजनीति करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हक के साथ हम खड़े हैं तो हम कोर्ट जा रहे हैं। तो आप इसके विरोध में जा रहे हैं? हम कोर्ट जा रहे हैं। इसके संविधान को मानते हैं हम? वही बता रहा हूं मैं, आप आते हैं उस मुद्दे पे। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को बचाने की तो लड़ाई चल रही है सारी। हमारा मानना यह है कि जो एक्ट बना, अगर उस एक्ट से देश की एक जनता के एक बड़े धड़े को रिजर्वेशन है, आशंकाएं हैं, डर है और नुकसान है, तो हम उसके खिलाफ जो हमारा संविधान कहता है हम उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। लेकिन अब आगे सुनिए, जब हम ये बात कहते हैं, हमारे नेता ने आज साफ किया है कि जब हम सरकार में आएंगे, ऐसे बिल्स को जो जनता के नुकसान के लिए बनाए जा रहे हैं, ऐसे एक्ट जो जनता के हकूक का हनन कर रहे हैं, हम ऐसे एक्ट्स को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो उन्होंने साफ किया है। विजय चौधरी एक स्टेटमेंट दी है कि अगर जो लोग इसके मुखालफत कर रहे हैं उनको जेलों में डालो, और ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ देश संविधान से चलता है। आप संविधान को चुनौती दे रहे हैं। संसद में बिल पेश होता है, बहस होती है। देखिए, ऐसा है, जनता दल यूनाइटेड नाम की जो पार्टी थी वो आज की डेट में भाजपा यूनाइटेड हो गई है। तो अब भाजपा यूनाइटेड से आप पाकिस्तान, मुसलमान शब्द सुनेंगे? आप आज तक आप खुद बताइए, क्या ये पाकिस्तान के नाम का जो माला जपने वाली पार्टी कौन है? भाजपा। हर मुद्दे पे कौन पाकिस्तान पाकिस्तान करता है? भाजपा। विजय चौधरी जब आज भाजपा भाजपा या पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड का भाजपाकरण हो चुका है। संघीकरण तो था ही पहले से, पूरी तरह से भाजपाकरण हो चुका है। और यही दर्शाता है कि विजय चौधरी के जबान पे अगर पाकिस्तान पाकिस्तान, आप लोगों ने वीजा एजेंसी खोल रखी है। मैं विजय चौधरी से पूछता हूं, क्या उनकी हिम्मत है बोलने की इस बात को कि उन्होंने वीजा एजेंसी खोल रखी है क्या पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान भेज देंगे किसी को? संविधान का विरोध करेंगे? संविधान का विरोध कहां हो रहा है? आप संसद में बिल पास हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। वाह, संसद में बिल पास हुआ, संविधान ही ना हमको हक देता है कि ये गैर संवैधानिक हक है। अगर हम उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो ये हक कौन दे रहा है? कौन दे रहा है हमें हक? हम तो बिना, अगर संविधान का ये हक नहीं होता तो क्या कोर्ट में हमारी अर्जी मंजूर होती? क्या हम कोर्ट में केस कर पाते? अगर हम जा रहे हैं कोर्ट, इसका मतलब है कि संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से हम विरोध कर रहे हैं। 2025 की रणनीति क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग की वापसी होगी? देखिए, 2025 की रणनीति तो आपको सच बताऊं, 2025 की रणनीति राष्ट्रीय जनता दल को, पार्टी को बनाने की जरूरत ही नहीं है। 2025 की रणनीति जनता बना चुकी है। जनता ने रणनीति, नीति और नियत साफ कर दिया है कि इस निकम्मी,
ढीली पड़ चुकी सरकार को, जिसने 2 दशकों से ज्यादा बिहार के युवाओं का, उसके एस्पिरेशंस का हनन किया है। जो विकास की बात करती और सुशासन की बात करती थी, ना वहां सुशासन है, ना विकास है, ना रोजगार है, ना नौकरी है। ऐसी सरकार को बिहार की जनता ने अपनी रणनीति, अपनी नीति और नीयत के हिसाब से उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आइन साहब। बिहार की सियासत को अगर समझना हो आपको तो उसकी इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की सियासत कब किस करवट ले ले किसी को भी अंदाजा नहीं होता है। खैर, देखते हैं कि वक्त संशोधन बिल के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, और चुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों को चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, सब अपने तरफ कायल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि इस बिल के बाद मुसलमानों का क्या फैसला होगा, वो तो आने वाले चुनाव पर निर्भर करता है। खैर, बने रहिए आप हमारे साथ, बिहार से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहें।